जिन परिस्थितियों में हम रहे हैं वो बहुत कुछ अनुकूल तो नहीं रही। हमारा जो परिवार था एक तरह से आर्थिक रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार और कृषक परिवार। ये हमें सौभाग्य मिला कि हमने अपने माता पिता को ईश्वर की तरह माना और गुरु को उससे भी बड़ा माना। लेखन तो हमने बहुत छोटी उम्र से आरंभ कर दिया और किताब हमारा सपना थी। आगे का लक्ष्य कि जब हम 75 साल के हों, इन किताबों की संख्या जो विवेकानंद और युवाओं पर केंद्रित रहे, ये 100 को पार कर जाए। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और TYS पॉडकास्ट में आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे लेखक और चिंतक हैं जिनके कलम ने कई पीढ़ियों को सोचने, समझने और आगे बढ़ने की राह दिखाई है। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर हरि सिंह कुशवाहा की, जो भोपाल के जाने माने लेखक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी की वो कहानी जो सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो राह खुद ब खुद बन जाती है। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद JTV को। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि आप एक लेखक हैं, तो आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? जिन परिस्थितियों में हम रहे हैं और जहाँ जन्म हुआ है और जो पारिवारिक परिस्थितियाँ और ग्रामीण परिस्थितियाँ रही, वो बहुत कुछ अनुकूल तो नहीं रही, किंतु समय के साथ अनुकूलताओं में समताएं बनती गई और राह भी बनती गई। और इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा कि मन में जो भाव था कि हर कीमत पर जो मन में, अंतर्मन में है, उसको साकार करना है, और इसी भाव ने निरंतर आगे बढ़ाया। जहाँ तक पढ़ाई प्रारंभिक हुई तो जिस गांव में हम रहते थे वहाँ तो कोई सम परिस्थितियाँ थी नहीं, किंतु जो हमारे मामा जी और नाना जी का गांव था और हमारे जो मामा जी लोग और परिवार के लोग पढ़ते थे, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और वहाँ पढ़ाई का माहौल था। तो उन्होंने हमें अपने भांजे के रूप में अपने मामा जी के यहाँ रख लिया। तो वो जो माहौल था वहाँ का, हर प्रकार का, उसका हमें लाभ मिला। और जो स्कूल मिला वो उस ज़माने के श्रेष्ठ स्कूलों में से एक था। तो 4 साल जो उस स्कूल में हमने सीखा, अनुशासन, पढ़ाई के प्रति समर्पण, और जो मेरिट में विद्यार्थी आते थे उस स्कूल की, मध्य प्रदेश की, तो हमारी प्रेरणा बन गए। ये भी गाँव इंदौर जिले में ही है। वही मैं जानना चाह रही थी कि अभी परिवार की स्थिति की आपने बात करी थी। हालांकि पढ़ाई आपके मामा जी ने आपको पढ़ाई करवाई, हाँ। तो आपके परिवार की क्या स्थिति थी उस दौरान? हाँ, हमारा जो परिवार था एक तरह से आर्थिक रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार और कृषक परिवार, किंतु पिता जो थे उनका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा था और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में सक्रियता में रहे। यहाँ तक कि गाँव के सरपंच भी रहे और अन्य पदों पर भी रहे। वो उनकी सक्रियता थी, किंतु ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से कोई समृद्धि थी। सहज और सरलता का एक मध्यम वर्गीय परिवार, कृषक परिवार, किसान परिवार। माँ बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं थी, यानी, किंतु उनके जो संस्कार रहे और जो उनके विचार रहे वो बहुत उच्च रहे। और वो नाना जी से और परिवार से ही मिले थे और वो हमें भी मिले, और वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करती थी कि नहीं, हमें पढ़ना है। तो 5वीं क्लास में हम अपने गांव आ गए, जो कि सावेर तहसील में है और धर्मपुरी सोलचंदा कहलाता है। वो हमारा मूल गांव है। जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी और पढ़ाने वालों की संख्या 2 थी, और हम लोग राम के मंदिर में पढ़ते थे। अपना बस्ता, अपनी टाटपट्टी खुद ले जाते थे और उसी आसन पर बैठ के अपनी पढ़ाई करके फिर लेके वापस घर आ जाते थे और दूसरे दिन फिर ले जाते थे, क्योंकि स्कूल के पास कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। इसी दौरान, और आप मुझे बता रहे थे कि कुल 6 ही बच्चे थे क्लास में। जब हम लोग आगे पढ़े तो स्कूल की बिल्डिंग भी बनी, 2 कमरे थे उसमें, एक हॉल था, बरामदा, और 2 कमरे थे। और 8वीं क्लास में फिर उस नई बिल्डिंग में पढ़ने का हमें अवसर मिला। तो जो आसपास के गाँव के कुल मिला के 6 बच्चे थे। अच्छा। जो कि 8वीं क्लास में थे। और एक बदलाव ये हुआ था कि उसी समय इंदौर से पढ़ाने वाली 2 बेंजियाँ कहते थे हम जिनको, वो वहाँ आई थी पढ़ाने, इंदौर से आती थी। एक चंद्रकला आर्य मैडम थी और एक सुलभा कैकरे मैडम थी। तो उन दोनों ने हमें बहुत प्रभावित किया। सब कुछ नींव बहुत अच्छी बन गई। 5वीं फर्स्ट क्लास में की, मेरिट के साथ आए। फिर जब 8वीं में आए तब स्थितियाँ बहुत ही विषम थी, किंतु हम में उत्साह था कि नहीं, हर कीमत पर हमें पढ़ना है और पढ़कर बहुत टॉप पर आना है। इसके लिए क्या करें, तो हमने एक संकल्प लिया कि गांव की परिस्थिति में पढ़ाई के प्रति समर्पित रहना है,
तो हमें जब सारा गांव सोता है तब पढ़ना है। और इसके लिए हमने ये संकल्प लिया था जो आज तक जारी है कि हम किसी भी दिन कभी भी 12 बजे के पहले नहीं सोएंगे। 11:59 होंगे तो नहीं सोएंगे, और 12:01 हो जाएगा तो सो जाएंगे। और ये संकल्प आज भी है। और ये जो 4 घंटे थे 8 से 12 के, इसने ही पूरा जीवन बदल दिया। 8 से 12 रात के, और ये चिमनी पे पढ़ते थे, बिजली नहीं थी गांव में, सुविधाएं भी नहीं थी। और एक अपनी व्यवस्था कर ली, एक रूम बना लिया, टेबल कुर्सी सब व्यवस्था करके अपना अध्ययन कक्ष बनाया था। वो अध्ययन कक्ष हमारा सपना था, आज भी अब भी पूरा हुआ कि लाइब्रेरी और अध्ययन कक्ष हो। जब उसमें हम अपनी छोटी छोटी किताबों से जो उपलब्ध थी उनसे पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे। और जब रिज़ल्ट आया 8वीं का, हम 6 बच्चे सावेर परीक्षा देने गए। हमारे स्कूल तो गाँव में था, और वहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम हुई। तो उस बोर्ड के एग्ज़ाम में हम 6 के जो परिणाम आए, हमने तो संभाग में मेरिट में स्थान प्राप्त कर लिया। एकलव्य ने, एक था वो पास हो गया, यानी एक पास हुआ और एक मेरिट में आया। अब हम चले गए अपने तहसील प्लेस पर पढ़ने, सावेर, जो इंदौर तहसील, इंदौर जिले का ही गांव है। और वहाँ जाके पढ़ने लगे। और हमने तय किया कि हम पढ़ेंगे आर्ट्स, और हमने अपनी पसंद के विषय लिए, और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र लेके पढ़ाई आरंभ की। और इसी बीच फिर वो जो एग्ज़ाम हुई थी नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें ग्रामीण प्रतिभा को छात्रवृत्ति मिलना थी, उसमें हमने फिर टॉप कर दिया। तो फिर हमें एक छात्रवृत्ति मिली जो लगभग 6-7 महीने लगे उसको मिलने में, एडमिशन के बाद। वो थी 50 रुपये महीना, और उसने 50 रुपये महीना, और उसने हमारा जीवन बदल दिया। और घर का और घर वालों का और आसपास पड़ोस का सबका स्वरूप बदल गया। उनको लगा कि ये अद्भुत है। उस समय में 50 रुपये मिलना स्कॉलरशिप बहुत बड़ी। उसकी स्थिति का पता लगाए। सावेर से हमारा जो गांव था वो लगभग 13 किलोमीटर था। 50 पैसे आने का किराया लगता था बस से, और 50 पैसे जाने का, 1 रुपया रोज़, 25 दिन का 25 रुपया, बाकी छुट्टी होती थी। और जो स्कूल की फ़ीस थी वो 25 पैसा प्रति माह, 2.5 रुपये साल, यानी पूरी फीस जो 2.5 रुपये लगती थी साल भर की स्कूल की। और यदि हम बस से भी जाते थे तो हमारा खर्च था 25 रुपये महीना। तो एकदम हम तो बहुत विशिष्ट हो गए, और पढ़ाई का हमारा स्वरूप ही बदल गया। यानी ये एक ईश्वर प्रदत्त उपहार था शिक्षा के प्रति जो हमें मिला। और जैसे ही हमने 9वीं 10वीं 11वीं, तो सर लोग कहते थे कि हरी सिंह ही वही है कि जो मेरिट में आके टॉप करेगा और बहुत आगे तक जाएगा। तो वो हमें कहते थे कि हरी यानी भी शेर होता है और सिंह यानी भी शेर होता है ये डबल है, और ये अपना स्वरूप दिखाएगा। और फिर हुआ कि हायर सेकेंडरी में फिर टॉप किया। और 1978 का जो स्नेह सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण मुख्य अतिथि बनकर आए थे, उन्होंने मंच पर हमें सम्मानित किया। और उसका जो संचालन कर रहे थे वो डॉक्टर ओम नागपाल साहब कर रहे थे, जो बाद में हमारे गुरु रहे और वही सब कुछ बन गए। और उन्होंने उनको लगा कि इस लड़के में कुछ है, कुछ तो बात है। हाँ, कुछ तो बात है। तो उन्होंने आपकी उस जो स्किल था, टैलेंट था, उसको और तराशा। और उन्होंने हमारी योग्यता की पहचान कर ली, एक तरह से कि पहचान लिया कि यदि इसको कुछ सहारा दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। और पहला कॉलेज में भी आपने लिखना शुरू कर दिया था? हम हायर सेकेंडरी में लिखने लग गए थे, बोलना और लिखना, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता या अन्य गतिविधि या कविताओं को लिखना, और ये हम स्कूल में ही लग गए थे, यानी उसके पहले लिखते थे। वो मैगजीन में भी आपने मैगजीन के भी संपादक बने थे क्या? हाँ, कॉलेज मैगजीन, जब क्रिश्चियन कॉलेज की जो कॉलेज मैगजीन होती है, जब हम एमए में पढ़ रहे थे 82-83 में, उस समय हम चयनित, यानी सिलेक्शन हुआ था, और हिंदी सेक्शन के छात्र संपादक बने थे। और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, संस्मरणों कहानियाँ अखबारों में लिखते थे। इन अखबार को हमने अपना मंच बनाया, तो बहुत सारा लिखा अखबारों में खूब कॉलेज लाइफ में, और राज्य स्तर की निबंध प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी जीते, और काफ़ी ऊंचाइयाँ छुई लेखन में। और आज करीब आप 60 किताबें लिख चुके हैं। हाँ। लेकिन जब पहली जो आपकी किताब थी वो प्रकाशित हुई, उस समय आपको कैसा महसूस हुआ और क्या क्या चैलेंजेस आए थे? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखन तो हमने बहुत छोटी उम्र से आरंभ कर दिया, और किताब हमारा सपना थी। और हम अपने सपने में भी किताब देखते थे, और एक तो कवर पेज बनाते थे, उसे किताब का हेडिंग डालते थे, और फिर हमारा नाम लिखते थे, हरी सिंह कुशवाहा। तो हमें लगता था कि ऐसी किताब बनेगी और एक दिन ये मंच पर आएगी। वो आई कब
बहुत दिन हुए रहे, थीसिस लिखी, किताबें लिखी, आलेख लिखे, शोध पत्र लिखे, सब कुछ यात्रा जारी थी, कभी रुके नहीं। बहुत सारे भाषण दिए, क्लास में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, तो उनमें हम निखरते गए। और जब पहली बार हमें अवसर मिला कि नहीं, किताब में यदि नहीं बदली ये सारी चीज़ें तो सब आधा अधूरा रह जाएगा, तो इसके लिए क्या करना है। तो हम कविताएं लिखते थे, तो हमने एक दिव्य प्रभा, एक कविताओं का संग्रह तैयार किया जो कि उसकी पांडुलिपि थी, और एक विवेक प्रभा, और फिर बाद में उसमें एक आस्था प्रभा भी जुड़ा, बाद में जुड़ा। इन दोनों को किताबों का रूप दिया। किताबें नहीं थी, ये पुस्तिकाएँ थी 50-55 पेज की थी। और कि अब हमें लगा कि नहीं, इनका विमोचन भी होना चाहिए, क्योंकि विमोचन हमारा सपना था कि मंच पर विमोचन हो और ऐसा लगे कि ये किताब हमारी लिखी हुई। तो हमें अवसर मिला, क्योंकि हम भी उस भाषण कला से जुड़े हुए थे। तो वहाँ विवेकानंद कन्याकुमारी केंद्र के द्वारा एक व्याख्यान माला होती है धार में, बहुत पुराने ज़माने में, यानी वो होती रही है। हम भी उसे 3 बार वक्ता रहे बाद में। तो उसमें चारी साहब, शेषाद्री चारी, तो हमने उनसे, आयोजक थे, उनसे कहा कि यदि सर हमारी किताबों का विमोचन कर दे व्याख्यान के पूर्व और 2 मिनट दे दें तो अपन प्रयास कर सकते हैं। तो आयोजक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा अपन सर को दिखा लेते हैं। तो हमने दोनों पुस्तिका सर से जाकर मुलाकात की और कहा कि सर हम ये चाहते हैं। तो उस दिन तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मैं कल जवाब दूंगा कि करूंगा कि नहीं, क्योंकि उनको अनुकूल लगेगा तब करेंगे कि किस स्तर की है। तो वो तो पुस्तिकाएँ थी, किताबें भी थी नहीं ना। और फिर उन्होंने 12 घंटे बाद हमारे घर ये सूचना भिजवाई कि कल जब उनका व्याख्यान होगा तो व्याख्यान के पूर्व वो उन दोनों किताबों का मंच से विमोचन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और वो दिव्य प्रभा और विवेक प्रभा दोनों का मंच से ऑर्गेनाइज़र के संपादक ने विमोचन किया। और उन दोनों का फ़ोटो अखबारों ने जो लिखा, नई दुनिया और भास्कर सभी ने, दोनों का फ़ोटो उन्होंने जो फ्रंट पेज पर लास्ट में उसका होता ना नगर का संस्कृत, उसमें छपा। और वो जो फ़ोटो छपा, उन दोनों किताबें थी उनके हाथ में, हमारे हाथ में। और वो जो संचालन कर रहे थे वो भी बहुत बड़े साहित्यकार थे। उसने हमें इतनी प्रेरणा दी कि ऐसा लगा कि नहीं, किताबें आए और मंच पर वो विमोचित हो, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किताबें अधूरी है। और फिर जो प्रेरणा मिली, जो अमिताभ बच्चन की बागबान आई और जो किताबों का लेखन करके जो उन्होंने व्याख्या की उस किताबों की, वो हमारा सपना बन गया। जैसे आपने बताया कि मंच की फिर तस्वीर भी छपी थी, हाँ, कि आप और उन्होंने, हाँ, किताबें आपकी पकड़ी हुई। तो वो जब तस्वीरें आपने देखी अखबार में पहली बार, तो यानी एक तरह से जिस सपने को हम बचपन से सजोए हुए थे ना, किताबों में देखते थे, वो मंच पर साकार होता दिखा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अपन कर रहे हैं वो एक दिन इस तरह का साकार रूप ले सकता है। और इतने बड़ा व्यक्ति इस मंच से उनका अवलोकन करके स्वीकृति देता है कि मैं इसका विमोचन करूंगा, तो हमें बहुत ताकत मिली। नहीं, हम अब इनको जितना हमारे पास है, अब आलेख नहीं लिखेंगे, रिसर्च पेपर भी नहीं लिखेंगे, दूसरी चीज़ भी नहीं लिखेंगे, संपादकीय भी नहीं लिखेंगे, केवल अब किताब लिखेंगे, किताब ही लिखेंगे। और जब तक वो किताब का रूप लेके बाहर नहीं आएगी, बाकी लेखन सब बंद कर देंगे और किताब को ही रूप देना है। अब ये बहुत ही कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि ये किताब कैसे बदले। उस वक्त आपके माताजी पिताजी हाँ थे, ये जो दोनों रहे उस समय रहे, माताजी उन्होंने देखा, हाँ, देखा। तो उन्होंने आपको क्या कहा? अरे वो तो आप सोच ही नहीं सकते। हमारी मम्मी का और पिताजी का जो था कि मेरा बेटा हरि हरि, ये तो भगवान है और ये तो हमारे लिए बिल्कुल सब कुछ है, और जिसने जो सुख सुविधाएं दी, हमें आनंद दिया, इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। ये हरि तो हरि है और हरि हरि का ही रूप है। और उनकी स्मृति बताएं, हमारे पिताश्री की स्मृति में देवी जी का मंदिर बना, और हमारी माता जी और हमारी श्रीमती जी और हमारे हाथों से उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो सारा हुआ पिताश्री की स्मृति में 98 में, अभी भी वो मंदिर है। और माता जी की एक छोटी सी इच्छा थी कि मैं अपनी कुछ खास जगह घूमूं और एक मेरे बेटे के पास कार हो। तो हमारे घर आई, हम धार्मिक थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि अरे कार ले लो। तो हमने सारी चीज़ें रोक दी और 2 दिन में जो अपनी एफडियाँ थी उसके अगेंस्ट लोन लिया। मारुति कार 2,10,000 में आती थी उस समय, मारुति 800, और उसको लिया और मम्मी को जब उस कार में बिठाया और जो आगे की सीट पर हमारे साथ बैठी, तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि वो
कितनी खुश थी। इनकी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ना, उनकी सोच से परे था। और एक इच्छा उनकी ही थी कि मैं वैष्णो देवी और पूरे भारत के अच्छे तीर्थ स्थानों को घूमूं। हमने 20 दिन की छुट्टी ली कि नहीं, अब मम्मी को साथ लिया, एक बिटिया को लिया, ड्राइवर और हम, जहाँ जहाँ उनको घूमना था सब जगह घुमा दिया। और वो उनकी ज़िंदगी की वो स्मृति बन गई कि उनको ऐसा लगता कि मेरे हरि ने तो सब कुछ करवा दिया, या ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कितना अच्छा महसूस होता है ना जब ये हमें सौभाग्य मिला कि हमने अपने माता माता पिता को ईश्वर की तरह माना और गुरु को उससे भी बड़ा माना। ये हमारे लिए तो बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि गुरु भी ऐसे मिले जैसे विवेकानंद को मिले थे, और वो भी इतने उच्च स्तर के हम सोच ही नहीं सकते। तो अब आप जो है स्वामी विवेकानंद की ही जो सोच थी उसको नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब क्यों स्वामी विवेकानंद ही क्यों? इसका जो कारण रहा कि जो हमारी सोच और विचार रहे हो, जो किताबों के जिनके संपर्क में आए, वो ज़्यादातर विवेकानंद से जुड़ी हुई थी। और जो हमें पहली किताब एक हमारे मित्र ने भेंट की थी वो विवेकानंद से ही जुड़ी हुई थी। और डॉक्टर ओम नागपाल साहब जब हम मेरिट में आए थे, उन्होंने अपनी तरफ से एक हमें किताब दी थी, वो विवेकानंद चरित्र सत्येंद्रनाथ मजूमदार का था, वो हमें उन्होंने उपहार में दी थी। तो वो किताब हमें इतनी अच्छी लगी, रामचरित्र की तरह थी वो, उसको हज़ारों बार हमने पढ़ा। तो उसकी हमें ऐसा लगा कि नहीं, यदि हम किसी थॉट्स पर या विचारक पर काम कर सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं या भाषण दे, क्योंकि दो ही कलाएँ थी हमारे पास, भाषण देना और लिखना, और दो के अलावा कुछ भी नहीं। और जैसे 1980 से लगाकर 84-85 तक हमने विवेकानंद पढ़ा और कुछ बोलने का अवसर मिला और लिखने का, तो उन पर केंद्रित किया तो उसमें बहुत अच्छा लगा। और उसी समय जो सबसे बड़ा बदलाव आया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष बना 1985 में, और उसकी तैयारी भारत में भी हुई कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की तैयारी भारत में भी हो। तो यहाँ क्या हो, तो पहले तो उस व्यक्तित्व को ढूंढा जाए कि जिसके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना सके। और अंततः भारत सरकार ने तय किया कि एक ही व्यक्तित्व हो सकता है जिसका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मन सकता है, और वो है स्वामी विवेकानंद। और पहली बार 12 जनवरी 1985 को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना। और जो 4 साल से हम पढ़ रहे थे वो हमारे लिए एकदम उपहार की तरह मंच में मिल गया। यानी जो पढ़ रहे थे उसको एकदम मान्यता मिल गई एक तरह से, या सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वरूप मिल गया, और हमारी गहराई बढ़ती गई। फिर हमने विवेकानंद को और गहराई से पढ़ा, पूरा साहित्य इकट्ठा किया, देश विदेश से जो किताबें थी अपनी लाइब्रेरी में इकट्ठी की, मंगवाई, और इतना जोड़ दिया कि सारे आज भी हमारी जो लाइब्रेरी है, शायद ही ऐसी कोई किताब हो जो विवेकानंद से जुड़ी हुई हो और हमारे पास ना हो। अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में हमने कहाँ से देश विदेश की सारी किताबें हमारे पास है, और हमारी लाइब्रेरी इतनी सशक्त है विवेकानंद के संदर्भ में कि हम किसी पर निर्भर ही नहीं हैं। सारा लेखन हमारी वाचनालय में करते हैं और वहीं से लिखा हुआ जाता है और छपने के लिए चला जाता है। तो इन्हें विवेकानंद का जो चिंतन 80 से आरंभ हुआ, तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, हमारा चिंतन हो, वो अंततः उसी में जाकर समा गया और उसी से बाहर निकल बाहर आया। और इसी के लिए आपको कई बार सम्मानित भी किया गया, तो उस बारे में हमें बताएं। ये जो सम्मान का सिलसिला आरंभ हुआ, ये तो कि जिन विधाओं में हम निपुण थे, 2 ही विधा थी हमारे पास, लेखन की और वक्तृत्व कला की। तो लेखन की कला में हमें जो अवसर मिले हमने पूरी ताकत लगाई, और जो भाषण कला थी इसका भी विवेकानंद में ही उपयोग किया। तो इसमें हमें राष्ट्रीय स्तर तक का सौभाग्य मिला, और करीब 50 सम्मान हमें मंच पर मिले, कॉलेज के मंच पर या ज़िले के मंच पर या संभाग के मंच पर या भोपाल में या दिल्ली में, जहाँ भी मिलते गए। छोटे छोटे थे वो, अलग अलग प्रकार के, बड़े लोगों से मिले, इनका उनका स्वरूप। किंतु जो लेखन में जो पहली बार जो आगे बढ़े और मिला, तो वो जो था उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकते या उसको कर नहीं सकते। और फिर जब हमारी 10-15 किताबें हो गई, फिर 50 तक हो गई, तो फिर हमसे अप्रोच किया भारत प्रतिभा सम्मान काउंसिल ने, और कहा कि आप कहीं से उनको सारी जानकारियाँ मिली, और हमने अपना डाटा भेजा पूरा, और फिर उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया भारत प्रतिभा सम्मान के लिए, और कहा कि हम आपको चयनित कर रहे हैं और इस सम्मान के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। ये दिल्ली में होगा, भारत भवन में होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको सम्मानित करेंगे। और उन्होंने पत्र भी दिया हमें, और कारण भी बताया कि आपका चयन हमने क्यों किया है। बहुत सम्मान मिले, इससे बड़े बड़े मिले, फिर 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और
ये मंच हमें लगातार बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और किताबों की संख्या 65 पर पहुंच गई और उम्र भी 65 है हमारी। तो आगे का क्या लक्ष्य? आगे का लक्ष्य है कि जब हम 75 साल के हों, ये 10 साल में इन किताबों की संख्या जो विवेकानंद और युवाओं पर केंद्रित रहे, ये 100 को पार कर जाए। तो प्रोफेसर कुशवाहा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक जो लेखन है, चिंतन है, विचार है, वो पूरा युवाओं को विवेकानंद से जोड़कर है। तो युवाओं के बारे में मेरी अपनी धारणा है कि युवा एक ऐसा व्यक्तित्व बने जिसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक। इतना मजबूत बन जाए इन चारों कोणों पर कि वह अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए अपनी इस सर्वांगीण व्यक्तित्व से कुछ अनोखा कर पाए, जैसा कि विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व और आदर्श कर पाया। यदि ये चीज़ें उनके पास भी नहीं होती तो संभव नहीं था। किंतु युवा को अपने व्यक्तित्व की इन चीज़ों का प्रयोग निष्काम भाव से, निस्वार्थता के साथ राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम और विश्व प्रेम के बंधुत्व भाव को लेकर यदि उसके मस्तिष्क विचार रहेंगे, जो इस विवेकानंद रूपी महासागर के चिंतन से लेकर आएगा, तो वो इस राष्ट्र के और मानवता का और विश्व का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएगा। तो प्रोफेसर कुशवाहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो 100 किताबों का जो लक्ष्य है वो जल्द ही पूरा हो और हमें फिर आपसे मिलने का मौका मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू गीतांजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और GTV को भी बहुत बहुत कि शुभकामनाएं कि वो बहुत लगातार आगे बढ़े और सबको आगे मंच देकर बढ़ाए। धन्यवाद। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।